एक व्यापारी से शासक तक, भारत में अंग्रेजों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भारत के पश्चिमी तट पर एक हलचल भरा शहर था, सूरत। यहाँ हर सुबह सूरज की किरणें चमकती थीं और बंदरगाह पर जहाज़ों का आना जाना लगा रहता था। युवा ध्रुव अक्सर अपने पिता के साथ बंदरगाह पर जाता, जहाँ वो दूर दूर से आए जहाज़ों को देखता। एक दिन उसने क्षितिज पर कुछ अजीब जहाज़ देखे जो पहले कभी नहीं देखे थे। ये जहाज़ इंग्लैंड से आए थे और उन पर ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग सवार थे। उनके कप्तान कैप्टन स्टर्लिंग एक नए व्यापार की तलाश में थे। वे भारत से मसाले, सूती कपड़े और रेशम खरीदना चाहते थे और बदले में अपनी चीज़ें बेचना चाहते थे। ध्रुव ने देखा कि कैसे ये अजनबी लोग अपने अनोखे कपड़ों और सामान के साथ किनारे पर उतरे। शुरुआती बातचीत के बाद मुगल बादशाह जहांगीर ने अंग्रेज़ों को सूरत में एक व्यापारिक कोठी बनाने की अनुमति दी। ये एक ऐसी जगह थी जहां वे अपना सामान रख सकते थे और व्यापार कर सकते थे। ध्रुव ने देखा कि कैसे ये कोठी धीरे धीरे बनी और कैसे भारतीय व्यापारी अंग्रेज़ों के साथ मसाले और कपड़े का लेन देन करने लगे। ये सब एक बड़े बाजार जैसा लग रहा था। सूरत में सफलता मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अन्य हिस्सों में भी अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित करनी शुरू कर दी। मद्रास, बम्बई और कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में भी उनके ठिकाने बन गए। ध्रुव ने बड़े बुजुर्गों से सुना कि कैसे अंग्रेज़ों का व्यापार पूरे देश में फैल रहा था। उनका नाम अब हर जगह सुना जाने लगा था। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। व्यापारिक कोठियों के चारों ओर दीवारें बनने लगीं और उनमें सिपाही भी दिखने लगे। ध्रुव ने अपने दादा विमल से पूछा, दादाजी, ये व्यापारी अब सिपाही क्यों रख रहे हैं? विमल दादाजी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, जब व्यापार बहुत बड़ा हो जाता है तो उसे बचाने के लिए ताकत की भी जरूरत पड़ती है। समय गुजरता गया और व्यापार के साथ साथ ताकत की भूख भी बढ़ती गई। एक दिन ध्रुव ने सुना कि बंगाल में एक बड़ा युद्ध हुआ है। अंग्रेज़ों की सेना रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल के नवाब सिराज उद दौला से लड़ी और जीत गई। ये केवल व्यापार का युद्ध नहीं था, ये जमीन और राज करने का युद्ध था। प्लासी के युद्ध में जीत के बाद कंपनी ने बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। कैप्टन स्टर्लिंग, जो कभी केवल एक व्यापारी थे, अब एक शक्तिशाली अधिकारी की तरह दिखते थे। ध्रुव ने देखा कि कैसे कंपनी के आदेश अब पहले से कहीं ज्यादा माने जाने लगे थे और उनकी सेना भी बड़ी हो गई थी। कुछ साल बाद एक और बड़ा युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध। इस बार अंग्रेज़ों ने मुगल सम्राट और अवध के नवाब की संयुक्त सेना को हराया। इस जीत ने उन्हें पूरे उत्तर भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद की। अब ये साफ था कि अंग्रेज़ केवल व्यापारी नहीं बल्कि शासक बनने की राह पर थे। ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक विशाल राजनीतिक और सैन्य शक्ति बन चुकी थी। वे कर वसूलते थे, कानून बनाते थे और अपनी सेना से पूरे इलाके को नियंत्रित करते थे। ध्रुव ने देखा कि कैसे उनके गांव में भी कंपनी के अधिकारी आने लगे थे और उनके नियम कानून लोगों के जीवन पर असर डालने लगे थे। विमल दादाजी कहते थे, अब ये सिर्फ व्यापार नहीं रहा बेटा, ये राज है। लेकिन लोग चुप नहीं बैठे। 1857 में पूरे भारत में एक बड़ा विद्रोह भड़क उठा। इसे सिपाही विद्रोह या भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। ध्रुव, जो अब एक वृद्ध व्यक्ति था, ने देखा कि कैसे लोग अपनी जमीन और आज़ादी के लिए लड़े। ये एक भयंकर संघर्ष था जिसने पूरे देश को हिला दिया। विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन इसने ब्रिटिश सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन छीन लिया गया और सीधे ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया। इसे ब्रिटिश राज कहा गया। ध्रुव ने अपनी पूरी जिंदगी में व्यापार से लेकर सीधे शासन तक का ये लंबा सफर देखा था। ब्रिटिश राज भारत पर 1947 में आज़ादी मिलने तक चला। अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई और अंततः पूरे देश पर शासन स्थापित कर लिया। ध्रुव ने अपनी जिंदगी में ये सब देखा और समझा कि कैसे एक छोटा सा बीज एक विशाल पेड़ बन गया जिसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। लेकिन उसे ये भी पता था कि एक दिन ये पेड़ आज़ादी की हवा में झुकेगा।